हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप डेट कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, साल आते ही आता है कुछ हर साल, और कोई छोटा क्वेश्चन नहीं है, एक लॉन्ग क्वेश्चन है 5 नंबर का। तो शुरू करते हैं फिर प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। ठीक, सबसे पहले मैं एक चित्र बनाता हूं। यह है आपका एक प्रिज्म, प्रिज्म का मुख्य अनुप्रस्थ परिच्छेद ए बी सी। इसका ये ए जो है वह है प्रिज्म कोण। ए क्या है? प्रिज्म कोण है। ए है क्या? प्रिज्म कोण है। और ए बी और ए सी इसके दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं जहां से प्रकाश किरण का अपवर्तन होता है। सबसे पहले मैंने एक प्रकाश गुजारा, और एक चीज और, ये जो प्रकाश है आपका, ये एक वर्णीय प्रकाश है, एक रंग का प्रकाश है। अब मैं यहाँ पे व्हाइट प्रकाश या श्वेत प्रकाश नहीं है, मैं यहाँ पे व्हाइट प्रकाश या सूर्य का प्रकाश नहीं लूंगा, क्योंकि प्रिज्म जो होता है उस प्रकाश को 7 रंगों में डिवाइड कर देता। तो केवल मैंने क्या लिया? एक रंग का प्रकाश लिया। चाहे आप ग्रीन ले लो, येलो ले लो, कोई सही प्रकाश ले सकते हो, केवल एक रंग का प्रकाश लेते हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद देखो, पृष्ठ ए बी से अपवर्तन के पश्चात क्यू आर दिशा में, और फिर पृष्ठ ए सी से अपवर्तन के पश्चात आर एस दिशा में निर्गत हो जाती है, इस टाइप से। अब इस पर अभिलंब खींचो। अभिलंब बिल्कुल सेंटर से खींचोगे, यानी कि ए और बी है, इसका जो अभिलंब होगा वो सेंटर का होगा, इस टाइप से। ये मैंने एक अभिलंब खींच दिया इस पे। ऐसे यहां से भी एक अभिलंब खींच दो, ये मैंने एक अभिलंब खींच दिया इस पे। ठीक है, अब देखो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच कौन सा कोण बनता है? पता होना चाहिए आप सबको। आपतन कोण बनता है आई। आपतित किरण और अभिलंब के बीच आपतन कोण आई बनता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच आपतन कोण आई बनता है, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच अपवर्तन कोण आर बनता है। ठीक, इसी प्रकार ये होता है निर्गत कोण, और ये होता है हमारे पास आर डैश। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास? आर डैश। अब आगे देखो जरा, इस किरण को मैं बढ़ाता हूं आगे, इस किरण को मैंने बढ़ाया आगे, और इस किरण को बढ़ाता हूं मैं पीछे की ओर। तो दोनों की दोनों किरणें बिंदु डी पे काटती हैं, दोनों की दोनों किरणें बिंदु डी पर काटती हैं। यानी कि आपतित किरण को बढ़ाओ आगे, इसका नाम दे दो पी क्यू आर और एस। आपतित किरण को बढ़ाओ आगे और निर्गत किरण को बढ़ाओ पीछे, तो ये बिंदु डी पर मिलती हैं। और इनके बीच में जो बना कोण होता है ये वाला, ये होता है विचलन कोण। क्या होता है ये? विचलन कोण होता है। तो डेल कौन सा कोण है? यहाँ पर विचलन कोण है। कौन सा कोण है? एक बार और, डेल विचलन कोण है। क्या, कौन सा कोण है? तो यहाँ पे डेल क्या है? विचलन कोण है। कौन सा कोण है? विचलन कोण है। ठीक, आगे बढ़ाते हैं कहानी थोड़ा सा। तो सबसे पहले देखो, त्रिभुज डी क्यू आर में, त्रिभुज डी क्यू आर में, त्रिभुज डी क्यू आर में जो डेल है, आर में जो डेल है आपका, वो बहिष्कोण होता है। कौन सा कोण है? डेल बहिष्कोण है, बहिष्कोण होता है। त्रिभुज डी क्यू आर में डेल कौन सा कोण है? बहिष्कोण है। और आपको पता है कि जो बहिष्कोण होता है वो अंदर वाले दो कोणों के योग के बराबर होता है। अब दो कोण कौन कौन से होंगे? एक तो मेरे पास ये वाला कोण होगा, एक मेरे पास ये वाला कोण होगा। अब मुझे निकालना है इनका मान, पता ही नहीं है, तो कैसे निकालोगे? अब देखो, अगर ये मैं एक बिंदु ऐसे कर दूं, तो जितना कोण ये वाला होगा आई, उतना कोण हमारे पास क्या होगा? ये वाला कोण होगा आई। ठीक है, अब अगर ये वाला कोण यहाँ से यहाँ तक आई है, तो फिर यहाँ से यहाँ तक कितना कोण हो जाएगा? आई हो जाएगा। उस आई में से अगर ये वाला कोण घटा दोगे, यानी कि इस आई में से अगर ये वाला कोण घटा दोगे, तो हमें ये वाला कोण मिल जाएगा। ऐसे इस आई डैश में से ये आर डैश घटा दो, तो हमें ये वाला कोण मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो, तो डेल जो होगा वो अंदर वाले दो कोणों के योग के बराबर होगा। एक कोण ये वाला होगा और एक कोण ये वाला होगा। तो डी क्यू आर प्लस डी आर क्यू। तो यह डेल कौन सा कोण है? डेल बहिष्कोण है, और अंदर वाले दो कोणों के योग के बराबर होगा। अब अगर मैं डी क्यू आर निकालूंगा, यानी कि यह वाला एंगल निकालूंगा, तो इस आई में से आर को घटा देंगे, आई में से आर को घटा देंगे। इसी प्रकार इस आई डैश में से, इसी प्रकार इस आई डैश में से ये वाला आर डैश हम घटा देंगे। तो आई डैश माइनस के आर डैश। अब देखो, आई अलग कर लो, तो लो मैंने आई प्लस
आई डैश मैंने अलग कर लिया, ठीक है। और यहां से जब इन दोनों में से माइनस कॉमन लोगे तो ये बचेगा आर प्लस आर डैश, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर। अगर क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज कमेंट करें, मैं दोबारा इसको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक। आगे देखो जरा, तो डेल बराबर आई प्लस आई डैश माइनस के आर प्लस आर डैश, ये समीकरण नंबर कौन सी होगी मेरे पास, 1 हो गई। अगर मैंने ये एंगल डी क्यू आर कैसे निकाला, तो इस आई में से मैंने आर घटाया और आई डैश में से मैंने ये वाला आर डैश घटाया, ठीक। आगे बढ़ाते हैं कहानी। अब देखो चतुर्भुज है। अब अगर मैं एक चतुर्भुज बनाऊं आपके लिए, पहले बता दूं मैं आपको कि अगर मेरे पास कोई चतुर्भुज है, तो मैंने चतुर्भुज इस टाइप का बना दिया, तो इसके सम्मुख कोणों का योग 180 होता है, पढ़ा 10th क्लास में। इसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि अगर चतुर्भुज है तो चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। फाइनली चतुर्भुज है जो चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो मैं 180 बना देता हूँ। देखो अब एक मेरे पास एंगल ये वाला है, एक एंगल मेरे पास ये वाला है, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा। चतुर्भुज ले लेता हूँ पहले मैं, चतुर्भुज ले लिया मैंने, ए क्यू ई आर, चतुर्भुज ले लिया मैंने ए क्यू ई आर। तो चतुर्भुज ए क्यू ई आर में, चतुर्भुज ए क्यू ई आर में ये वाला एंगल ए प्लस और एंगल ई, ये किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा, क्योंकि चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। फिर लेता हूं मैं त्रिभुज क्यू ई आर में, त्रिभुज क्यू ई आर में पता है आपको कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के अंदर 3 कोण होते हैं और अगर तीनों कोणों को जोड़ोगे तो 180 डिग्री आएगा। तो मैंने लिया त्रिभुज लिया क्यू ई आर, तो त्रिभुज क्यू ई आर में त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आर प्लस आर डैश, आर प्लस आर डैश प्लस के ई, ये बराबर हो जाएगा 180। अब तुलना कर दो दोनों की, तो उपरोक्त समीकरणों की तुलना करने पर, समीकरणों की तुलना करने पर तो मैं तुलना कर रहा हूं। देखो 180 के बराबर है, यहाँ पे डिग्री लगा दो, 180 के बराबर है, ई के बराबर है, तो एक इसके बराबर आ जाएगा आर प्लस आर डैश के, ठीक है। इसको बनाऊंगा मैं समीकरण नंबर सेकंड, बना दिया मैंने सेकंड नंबर सेकंड। अब देखो 180 के बराबर है, ई के बराबर है, तो ए बराबर हो गया आर प्लस आर डैश के, ठीक है। तो ए बराबर किसको हो गया, आर प्लस आर डैश के। इसी प्रकार आगे देखते हैं। अब देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जहां पर आर प्लस आर डैश है वहां पे मैं क्या रख दूंगा, ए रख दूंगा। समीकरण 1 से देखो जहां पर आर प्लस आर डैश है वहां मैं क्या रख दूंगा, ए। तो मैं रख रहा हूं देखो ए, तो डेल बराबर आई प्लस आई डैश, तो मैंने रख दिया ए, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। ये मेरे पास डेटा आ गया। बट यू नो डेट, आप जानते हो कि अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में आपको पता है कि जो ये आई होता है, आई डैश होता है, वो आई के बराबर होता है, यानी कि आई जो होता है वो आई डैश के बराबर होता है, और जो आर होता है वो आर डैश के बराबर होता है, जो डेल होता है वो डेल एम के बराबर होता है। ये होती है अल्पतम विचलन की स्थिति। याद कर लो, अल्पतम विचलन की स्थिति में आई डैश के बराबर होता है, आर डैश के बराबर होता है, और डेल जो होता है वो डेल एम के बराबर होता है। ठीक से याद कर लो सही करके इसको। अब देखो आगे मान निकाल रहा हूं मैं समीकरण 1, समीकरण 2 से, इस समीकरण नंबर हमारे 3 है, तो समीकरण 3 से, ठीक है। तो समीकरण 2 हमारे पास कौन सी आई है, ए बराबर आई है आर प्लस आर डैश, और समीकरण 3 हमारे पास आई है डेल बराबर आई प्लस आई डैश माइनस के ए आई है, ठीक। अब जहां पर आर डैश है, क्योंकि मैं इसे पहले बताता हूं कि जब मेरे पास आर डैश है वो किसके बराबर है, आर के बराबर है, ठीक है। तो ए बराबर जहां पर आर डैश है वहां मैं रख दूंगा आर। अब आर और आर कितना हो गया, वही 2r हो गया। यदि गुणा वाला कायम आ जाएगा इधर को भाग में, तो ए बटा 2, ये किसका मान आ गया निकल के, आर का मान आ गया। और आर क्या है यहाँ, अपवर्तन कोण। क्या है यार यहाँ, अपवर्तन कोण, ठीक है। अब आगे बढ़ाता हूं मैं, यहाँ पे डेल की जगह रखो डेल एम,
सांप बन गया। यहाँ डेल की जगह रखो डेल एम, फिर आई प्लस जहाँ आई डैश है वहाँ मैं क्या रख दूंगा, आई रख दूंगा। लो साहब आई आ गया, फिर ए ऐसे रहने दूंगा। ये माइनस का ए है, बराबर के इधर लेकर आओ, काय में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा ये, और प्लस में आ गया। आई और आई कितना हो जाएगा आपके पास, 2i हो जाएगा। ठीक है, अब ये गुणा वाला काय में आ जाएगा इधर को भाग में, तो डेल एम प्लस ए अपॉन 2। भाई ये आई का मान आ गया, किसका मान आ गया, ये वाला आई का मान आ गया। अब स्नेल का नियम याद है, ठीक है, स्नेल का नियम याद है आपको, तो n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर। तो मैं लगाता हूं यहां पर स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, तो स्नेल के नियम से n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर होता है। स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर होता है। तो अब जो n आता है, अब इस i की जगह आप रख सकते हो डेल एम प्लस ए अपॉन 2, और r की जगह रख सकते हो आप साइन ए अपॉन 2। और यही है प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। क्या है ये, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। कुछ नहीं करा मैंने, r का मान लगाया, r की जगह a बटा 2, ऐसे मैंने i का मान लगाया डेल एम प्लस ए बटा 2। तो i का मान मैंने ये वाला रखा और r का मान मैंने ये वाला रखा, और आराम से प्रूफ हो गया प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। अब एक चीज और है इसमें, पतला प्रिज्म भी आता है, तो गए आप, तो पतले प्रिज्म का जो विचलन कोण आता है, कौन सा वाला कोण आता है, विचलन कोण जो आता है ये वाला, वो 5 डिग्री से कम होता है। क्या होता है, 5 डिग्री से कम होता है। पतले प्रिज्म का विचलन कोण 5 डिग्री से कम होता है। तो मैं अब ये जो करवाऊंगा वो थोड़ा सा पतले प्रिज्म के लिए देखते हैं। तो पतले प्रिज्म के लिए देखो जरा, पतले प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए, ठीक है, पतले प्रिज्म के लिए अगर पतला प्रिज्म है, तो पतला प्रिज्म है तो ये साइन साइन क्या होंगे, कोण बहुत छोटे होते हैं। अगर प्रिज्म पतला है, अगर प्रिज्म पतला है तो आई और आर के मान बहुत बहुत छोटे होते हैं, तो साइन साइन क्या होता है, हट जाता है। तो मैं सिर्फ क्या लूंगा, n बराबर साइन साइन छोड़ देंगे तो ये आ जाएगा डेल एम प्लस ए अपॉन 2, और फिर a अपॉन 2। तो ये a से a जो है वो जो ये 2 से 2 है वो कट जाएगा, खाली बचेगा हमारा डेल एम प्लस a अपॉन a। अब जो ये भाग वाला इधर गुणा में लेके जाओ उठा के, काय में पहुंचेगा, गुणा में, तो डेल एम प्लस a, इस प्लस a को इधर लेकर आओ, ये आ जाएगा माइनस में, काय में आ जाएगा ये माइनस में, तो ये आ जाएगा मेरे पास डेल एम। या मैं इसको लिख लूंगा, यहाँ से a कॉमन ले लो, ठीक है, लो यहाँ से मैंने a कॉमन ले लिया तो ये आ गया मेरे पास डेल एम। ये आकर लिख लो इसको, लास्ट फॉर्मूला है ये डेल एम बराबर n माइनस के 1 इंटू a। और यही है हमारे पतले प्रिज्म के लिए, यह है पतले प्रिज्म के लिए अलपतम विचलन कोण का सूत्र।